Hello, good morning dear students. Welcome back to our study and our today's topic as you seen on the board, position of India first AD up to 1991 in world economy. It means world economy में हमारी इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है इसकी पोजीशन कैसी थी, इस चीज को आज हम इस क्लास में रीड करेंगे. ओके, फर्स्ट टू 7th सेंचुरी लार्जेस्ट इकोनॉमी. इट मीन्स फर्स्ट एडी से लेकर 7th सेंचुरी तक जो हमारा इंडिया था ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में था. इट मीन्स इसका जो एक पोजीशन है ये लगभग पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का 1/3 या फिर हम कह सकते हैं 1/4 पार्ट था जो कि इंडियन इकोनॉमी था. मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है इतनी ज़्यादा संपन्न थी कि वर्ल्ड इकोनॉमी का 1/3 या फिर 1/4 जो है वो हमारे पास था. ठीक है, इसीलिए हमारे इंडिया को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था. बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए, जैसे मेगास्थनीज था, फाहियान, हेनसांग चीनी यात्री थे ये, और इसके अलावा इब्न बतूता, अल बरूनी, ये सब ट्रैवलर्स जो थे वो इंडिया में जब आए और उन्होंने हमारी इकोनॉमी को जब देखा, इसको जो है स्टडी किया, तो इन्होंने अपने अध्ययन में, अपनी स्टडी में इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है इसको स्वर्ण द्वीप या फिर स्वर्ण भूमि कहा. ठीक है, ऐसी सिचुएशन थी हमारी इंडिया की, इतना ज्यादा संपन्न देश था हमारा भारत. ठीक है, नेक्स्ट इज मिथ. 18th सेंचुरी बिगेन टू टेक रूट्स इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स. 18th सेंचुरी के मिड में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो है अपनी रूट जो है जमाना स्टार्ट कर दिया. बच्चों अगर इससे पहले देखें तो सिर्फ क्या ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे? नहीं, बहुत सारे जो है अदर कंट्रीज के लोग आए थे हमारे ऊपर राज करने, हमारे यहाँ से व्यापार करने. और जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये भी बिजनेस करने के पर्पज से ही आए थे इंडिया में. लेकिन जब इन्होंने देखा कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा संपन्न है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है इसके पास, तो उन्होंने सोचा कि इस पर राज किया जाए. जैसे पहले अरब निवासी थे वो हमारे इंडिया में आए, ठीक है, और उन्होंने यहाँ से बिजनेस करना स्टार्ट किया. और जो है उसके बाद यूरोप और फ्रांस वगैरह बहुत सारे देश हैं, उन्होंने भी सोचा कि हमें भी इंडिया से व्यापार करना चाहिए. उसके बाद यूरोप से पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल से वहाँ के राजा और स्पेन के राजा जो थे उन्होंने बोला कि जाओ नए नए रूट्स खोजो, जैसे मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था. तो वास्को डी गामा ने इंडियंस के जो है एक वाटरवे रूट की जो है सर्च किया और उससे उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया. और अरब के बाद पुर्तगाल आया. पुर्तगाल के बाद और भी डच आए, फ्रांसीसी आए, और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए जिन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे ऊपर जो है शासन किया, हमारे ऊपर जो है अपना शासन किया. और आए थे वो सिर्फ बिजनेस करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा इंडिया बहुत ज्यादा संपन्न है तो उन्होंने सोचा कि इस पे शासन किया जाए. यूज रिवेन्यूज परचेज रॉ मटेरियल, स्पाइसेस एंड गुड्स. यानी ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये हमारी ही प्रोविंस की रिवेन्यूज का यूज करते थे और गुड्स, स्पाइसेस, ये सब और रॉ मटेरियल जो है परचेज करते थे. ये अंग्रेज क्या करते थे बच्चों, बहुत चालाक थे. इन्होंने क्या किया, हम जो विदेशी व्यापार करते थे ना वाटरवे से या फिर रोडवेज रूट से, उस विदेशी व्यापार पे, फॉरेन ट्रेड पे इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, बहुत हाई उसमें टैक्स लगा दिया रेट्स में. अब क्या हुआ, हमारी इंडिया की जो चीज़ें थी ना उनकी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इनके सामान की रेट जो थी डाउन थी, घटी हुई थी. क्यों घटी हुई थी? क्योंकि ये जो है मशीन का ज़्यादा यूज़ करते थे, मशीनों से चीज़ों को ज़्यादा बनाते थे. तो इनकी, और जो मशीन से चीज़ बनती है वो जल्दी बन जाती है और वो देखने में अट्रैक्टिव भी लगती है. ठीक है, सिंथेटिक्स कलर वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे ये लोग, तो बहुत अच्छी चीज़ें दिखती थी इनकी. और हमारी जो इंडिया की चीज़ें थी ये जो है हथकरघा होती थी, मतलब हैंडलूम होती थी, हाथ से तैयार की जाती थी हमारे कारीगरों द्वारा. लेकिन ये दिखने में भले इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती थी. लेकिन जो इंडिया के कोई भी वर्ग है, आज भी कोई भी लोग है, वो ये सोचते हैं कि मैं जो भी चीज़ खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, इस पर मैं अपनी इनकम का कितना खर्च कर सकता हूँ. अगर मार्केट में अपन लोग जाते हैं और देखते हैं एक चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा है, एक ही कम है, चीज़ कम वाली ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा प्राइस वाली ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, तो अपन लोग क्या करेंगे, कम प्राइस वाली चीज़ खरीदेंगे. तो ऐसे ही इन्होंने किया. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे इंडिया में जो चीज़ें थी, बनती थी, उसकी जो रेट्स थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी. इससे लोग उसे खरीदते नहीं थे, बहुत कम परचेज करते थे और इनकी जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बिकने लग गई थी.
है ना। दूसरी बात, ये लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से कच्चा माल वगैरह जो है वो ले जाते थे, अपने देशों में बेचते थे और बहुत सस्ती रेटों पे खरीदते थे, उस कच्चा माल को बहुत चीपेस्ट रेट पे खरीदते थे, ठीक है। और उसको अपने देशों से जो है उसको फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करके और वापस से हमारे इंडिया में लाके बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे बेच दिया करते थे। तो ये दो तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं, एक तो हमसे जो है बहुत सस्ती रेटों पे कच्चा माल लेके जा रहे हैं, ऊपर से हमारी ही चीज़ हमको बेच रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करके, प्रोसेस करके, और वो भी बहुत ज़्यादा रेट्स पे, बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे उन्हें हमें बेच रहे हैं। दूसरा, हमारे बिजनेस को नष्ट कर दिया था, ट्रेड पे, फॉरेन ट्रेड जो होता था उसको नष्ट कर दिया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिया था। इससे हमारा जो वर्ग थे ना, जो भी गरीब वर्ग थे, जो भी समाज के वर्ग थे, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ते जा रहे थे, बैकवर्ड होते जा रहे थे, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है ख़राब होती जा रही थी। और इसके अलावा जब ये लोग जो है सेना में लोगों को भर्ती किया करते थे, तो एक तो होता था अंग्रेज नागरिक, और उसमें से 5 होते थे इंडियन पीपल, यानी एक अंग्रेज होता था और 5 इंडियन पीपल्स होते थे। और पदोन्नति वगैरह के लिए भी जो था ना स्थान, वो भी सिर्फ अंग्रेज के लिए रखा गया था। हमारा जो इंडियन पीपल था ना, उसको कोई पदोन्नति नहीं की जाती थी, वेतन भी उसे कम दिया जाता था। तो हमारे जो इंडिया के लोग थे वो हर तरह से बेचारे, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है। और इसी के फलस्वरूप जो है 1857 की क्रांति भी हुई थी। इसको जो है सिर्फ सैनिक विद्रोह कहा गया था, लेकिन ये एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक बहुत जो कुछ एक हमारे विद्वान थे, उन्होंने बोला कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम था, ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इनसे, ठीक है। नेक्स्ट इज लेड टू स्टॉक ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इन्होंने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज के लिए स्टॉक का इनफ्लो करना स्टार्ट कर दिया। डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर, इंडिया वॉज फार बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज ड्यू टू इंक्रीज्ड कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने क्या किया, हमारे जो कमर्शियल सेक्टर थे ना, वो बहुत ग्रो थे, बहुत ज़्यादा हाई थे, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, इंडिया जो था टेक्नोलॉजी में और आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था, ठीक है। क्यों रह गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा इन पे जो है कंट्रोल था, ठीक है। फ्रीडम हमें बिल्कुल भी नहीं दे रखी थी इन्होंने, चाहे वो हमें अपना बिजनेस करना हो या कोई भी वर्क करना हो, इन्होंने हमें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दे रखी थी। हर तरह के टैक्सेस वगैरह लगा रखे थे और हर तरह से इंडियंस का जो है एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ठीक है। और देखो बच्चों, आज भी जब कोई चीज़ होती है, हम लोग जैसे खरीदते हैं, अगर वो इम्पोर्टेड होती है तो हम उससे हाईलाइट करके बताते हैं कि ये चीज़ जो है इम्पोर्टेड है, ठीक है। और ये जो अंग्रेज थे ना, ये हमारे ही भारत से सारा व्यापार कर रहे थे और ये नहीं चाहते थे कि हमारा इंडिया जो है ना आगे बढ़े, उसमें जो है बिजनेस के जो एरियाज हैं उनमें तरक्की हो। ये लोग चाहते थे कि हमेशा जो है ना ये कृषि सिर्फ एग्रीकल्चर ही करता रहे, ताकि हमें कच्चा माल इनसे प्राप्त होता रहे, इसे हम अपने देशों में बेचते रहे और वहाँ से फिनिश गुड्स लाके बहुत हाई रेट्स पे बेचते रहे। लेकिन जो है ना, ये लोग इंडियन से बहुत नफरत करते थे। इन्होंने जैसे कोई पार्टीज वगैरह होती थी तो वहाँ लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ, हम ही से सारी चीज ले रहे हैं, हमारे यहाँ से ये बिजनेस कर रहे हैं, और इन्होंने क्या लिख रखा है, इंडियंस एंड डॉग्स, मतलब हमारी कंपेयर किससे कर दी, डॉग से कर दिया। इंडियन और डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये लिख रखा होता था इन्होंने। तो बहुत ज्यादा मतलब चालाक थे ये लोग और हमारा जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। नो अक्यूरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और एग्रीकल्चर की कोई अक्यूरेंस नहीं थी। और लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन मासेज, एजुकेशन की जो रीच थी वो बहुत कम लोगों तक थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन की जो अवेलेबिलिटी थी वो नहीं थी, ठीक है। और बच्चों, जैसे इन्होंने रेल चलाई, कहते हैं ना हमारे या आपके या हमारे किसी के फ़ायदे के लिए नहीं चलाई, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रेल चलाई, ताकि जो सामान के बना रहे हैं उसको, जहाँ घोड़े वगैरह नहीं जाते थे, ठीक है, पहले जैसे साधन नहीं होते थे, कन्वेंस की व्हीकल्स वगैरह नहीं होते थे, तो ये सोचते थे कि हमारे जो चीज़ है ना, गांव छोटी छोटी जगह तक पहुंच जानी चाहिए, इसलिए इन्होंने ट्रेन्स चलाई, सड़कें बनवाई, ठीक है। ये हमारे या तुम्हारे किसी के फ़ायदे के लिए नहीं, इन्होंने ये जो सब किया अपने फ़ायदे के लिए किया। तो इस तरह ये जो सारी सिचुएशन थी, इससे हमारा इंडिया जो था ना बहुत ज़्यादा पीछे होता गया। और ये जो पहले अपने फिनिश गुड्स का जो है ट्रेड करता था, दूसरे लोगों को अपनी चीज़ें बेचता था, खरीदता था, विदेशी मुद्रा प्राप्त करता था, वो सब चेंज हो गया। और क्या हो गया, ये जो है सिर्फ एक तरह से प्रोसेस्ड गुड्स का जो है एक्सपोर्टर बन गया,
तो ये हमारी इंडिया की पोजीशन हो गई थी 1991 तक। ठीक हुआ हमारा इंडिया 1947 में। तो उसके बाद जब पहली पंचवर्षीय नीति आई, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं इज इंडियन बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज। इंडिया ने री इंडस्ट्रियलाइज कैसे स्टार्ट किया, इस चीज़ को रीड करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टार्ट। इंडिपेंडेंस जब हमें आज़ादी मिल गई 1947 के बाद, हमारी इकोनॉमिक की जो है रीबिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1952। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1952 में इम्प्लीमेंटेड हुआ। इम्पोर्टेंस वाज गिवन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। और इसके बाद में जब 5 ईयर प्लान्स जो है इम्प्लीमेंटेड हुआ, उसके बाद में मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए इम्पोर्टेंस दी गई। स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, इन सभी के बावजूद भी जो है इंडियन इकोनॉमिक उतनी तीव्र गति से जो है डेवलप नहीं हो रही थी जितनी तीव्र गति से होनी चाहिए थी। उसका रीज़न था लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की कमी थी। राइजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा राइज हो रही थी। एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, उनमें जो है कमी थी। एग्रीड टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। इन सब के बाद में जो है इंडिया ने ये भरोसा हो गया था इंडिया को कि फॉरेन सोर्स से जो है उसे बहुत ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा, और फाइनली इंडिया जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए एग्री हो गया 1991 में। और जो है लिबरलाइजेशन हुआ हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमिक्स में लिबरलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा चेंज आए। हमारी इकोनॉमिक जो है वो अच्छे से डेवलप हुई। देखिए, आई हैव रिटन राइजिंग इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट से इनकम जो है राइज हुई। यंगर पॉपुलेशन एंड शोज ग्रोथ इन फ्यूचर। ठीक है, और उसके बाद इनिशिएटिव प्रोग्राम्स जो लॉन्च हुए हैं, मेक इन इंडिया, स्किल्स इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब से ये होप है कि हमारी जो इंडिया है ये बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। ये सब सोच के हमारी इंडियन इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। ये सब सोच के ये प्रोग्राम्स जो है स्टार्ट किए गए। ठीक है, इज एक्सेप्टेड टू हेल्प द इकोनॉमिक इन टर्म टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में ये जो इनिशिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब जो है इंडिया को इकोनॉमिक्स में हेल्प करेंगे। और हेल्प हुई भी। मेक इन इंडिया जो है ये प्रोग्राम, जब मैंने आपको मेक इन इंडिया पढ़ाया तो आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च होने के बाद जो है हमारी इंडियन इकोनॉमिक में अगर हम पिछले कुछ डाटास को देखें तो बहुत जो है तीव्र गति से, बहुत स्पीडली जो है इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स में हमारे में ग्रोथ हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।